ठीक है। 16 साल तक एक जगह में आपको बंद कर ये 7 अक्टूबर को टूटी है, ठीक है। उसके साथ ये इसको जो हम लोग अभी तक बोलते थे कि ये ओपन एयर प्रिजन है, ये खुला जेल रखा है जहां 16 साल से, उसके बाद और एक टर्म आया और ये सब जूइश लिबरल्स की तरफ से आया है कि ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बन, ने कल से उसको बोलना शुरू कर दिया ये डेथ कैंप है, यहां मृत्यु होती है लोगों की बड़े पैमाने पे। ओके, तो ये एक प्रिजन कैंप से, कॉन्सेंट्रेशन कैंप से लेकर एक डेथ कैंप अभी बन चुका है, जो दिन दहाड़े, मतलब 2 हिरोशिमा एटम बॉम्ब के बराबर यहां बॉम्बिंग हो चुकी है 1 महीने के अंदर। 2 हिरोशिमा के एटम बॉम्ब के बराबर इतना बॉम्बिंग यहां हो चुका है। अब सोचो कि क्या वहां चल रहा है। तीसरा कारण जो था वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का और ये रीजनल रेजिस्टेंस के कुछ कैलकुलेशंस थे। उन्होंने क्यों किया 7 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर को क्या हुआ वो उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। आपने उस डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में खड़ा है, बराबर, एक मैप लेकर, और बोल रहा है कि एक न्यू मिडिल ईस्ट बनेगा, जो पूरा एक न्यू इकोनॉमिक अलायंस बन रहा है, जो इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर वगैरह वगैरह, जो जॉर्डन से होकर हाइफा जो अडानी का पोर्ट है, वहां से ग्रीस टू यूरोप। उसमें जो मैप बता रहा है नेतन्याहू, उसमें पैलेस्टाइन है ही नहीं। ये 10 दिन पहले की बात है यूनाइटेड नेशंस में। उसके बाद क्या क्या होता है? उसके बाद होता है कि अल अक्सा पे, मस्जिद पे 2 किस्म के हमले होते हैं। एक की पूरी नेतन्याहू की कैबिनेट अल अक्सा मस्जिद के नीचे जाती है, मतलब आपको बता दूं कि ये मस्जिदों के नीचे, क्योंकि मंदिर वही बनाएंगे का नारा वो भी है, मंदिर वही बनाएंगे का नारा इधर का भी है, इसलिए इतनी ज्यादा दोस्ती है दोनों की। जो मोदी का ट्वीट था उसने बहुत बर्बादी फैला दी दुनिया में भारत के बारे में। अभी वो सबको फोन कर वापस कुछ करने की कोशिश कर रहा है, मगर जो G20 के बाद मोदी जी को लिफ्ट मिला था, उसने एक ट्वीट में पूरा अपना कद ही खत्म कर दिया था। उसमें बात करेंगे। तो पॉइंट इसके अल अक्सा को लेकर ये आपको बता दूं, मैं जब 99 में गया था, जेरूसलम गया था वो टाइम पे, तो मैं एक हिस्टोरियन, पैलेस्टाइन हिस्टोरियन को मिला था, तब तो इंटरनेट वगैरह था नहीं, उससे मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि वो दोनों मस्जिदों के नीचे पूरी की पूरी मिट्टी निकाल दी है। वो खिली खंबे पे खड़े, पिलर्स पे खड़े, नीचे एक सिनेगॉग बन चुका है। तो वफ की जगह पे, वफ प्रॉपर्टी के ऊपर का इलाका वफ के कंट्रोल में, इस्लामिक वफ के कंट्रोल में, नीचे तो उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। और जिस दिन इनको गिराना है वो गिरा देंगे, और जिस दिन गिराया विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध पक्का है, ये भी आप समझ लीजिए। इसलिए ये भी ऑपरेशन का नाम जो हमास और ये लोग ने दिया है, इसका नाम अल अक्सा फ्लड रखा है। दूसरा इंतिफादा भी अल अक्सा इंतिफादा था। जब प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन गए थे हरम शरीफ, जो मुसलमान बोलते हैं और ये लोग टेंपल माउंट बोलते हैं, और उन्होंने कहा कि ये दोनों मस्जिदें तो टूटेगी, वहां 3rd टेंपल ऑफ सॉलोमन बनेगी। ये प्रधानमंत्री एक देश का बोल रहा है, ओके। तो जो कैलकुलेशन था रेजिस्टेंस का कि ये लोग ने अभी क्यों किया, वो देख रहे थे कि अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल का डील साइन हो जाता है तो फिर पूरा का पूरा इलाके में वो बहुत वीक हो जाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो 1-2 जो मेन मुल्क है, वो सऊदी अरेबिया तो है ही, अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को साउंड कर दिया, यूएई तो जा चुका है, मोरक्को जा चुका है, ठीक है, बहरीन भी जा चुका है, जॉर्डन और इजिप्ट बहुत पहले जा चुके थे, मगर अगर सऊदी अरेबिया भी चला जाता है तो उसके बाद ये आंदोलन को बहुत ही कम सपोर्ट मिलेगा, और बाद में तो इस्लामिक वर्ल्ड में भी बड़ा मसला हो जाएगा। उसको कहीं ना कहीं रोकना था, ठीक है। तो मैंने बताया नंबर 1 कारण था कि जो प्रिजनर्स का एक्सचेंज का सवाल था, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम उन परिवार को मिले गाजा में, और वो प्रिजनर निकलने चाहिए, वो एक बहुत बड़ा कारण था। अल अक्सा मस्जिद को डिफेंड करने का कारण था, चीज नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट बैंक में सिर्फ ये साल में 260 लोग को मारा है। वो सोशलिस्ट पार्टी का महासचिव है। आज किस तरह की संगोष्ठी का आज यहाँ फिलिस्तीन इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में एक मीटिंग थी, और यहाँ लगभग सभी लोगों ने महसूस किया कि ये एक तरफा लड़ाई है। अगर हम 76 सालों का इतिहास निकाल के देखें तो ये हमास या फ़िलिस्तीनियों की तरफ से पहला हमला इजराइल के ऊपर हुआ है, जिसमें इजराइल की भूमि पे जाके हमला किया गया है। नहीं तो 76 सालों में हमेशा इजराइल ही हमलावर रहा है, उसने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। हालत यह है कि फ़िलिस्तीन के पास अपनी मूल ज़मीन का सिर्फ 22% रह गया है।
फ़िलिस्तीन के ज़्यादा लोग इजराइल की जेलों में बंद हैं, 6 से 7 हज़ार लोग उनकी जेलों में हैं, जबकि इजराइल के सिर्फ 240 बंधक इस समय हमास के पास हैं। और लगातार इजराइल के क्षेत्र का विस्तार होता गया है, फ़िलिस्तीन सिकुड़ता गया है। अब 2 हिस्सों में बचा है, छोटे छोटे हिस्से गज़ा और पश्चिम बैंक। दुनिया के जितने ताकतवर मुल्क हैं वो सब इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। उसके पास बाकायदा एक सेना है, आधुनिकतम हथियार हैं, जबकि फ़िलिस्तीन के दोनों हिस्सों को इजराइल ने खुली जेल बना रखा है, वहाँ आप आसानी से आ जा भी नहीं सकते। तो ये एक तरफा लड़ाई में हमेशा इजराइल ही भारी पड़ा है। और इस बार भी आप देखिए कि इजराइल ने अभी तक जितने फ़िलिस्तीनियों को मार डाला है, मतलब जितने हमास ने इजराइल में जाके मारे थे, उससे ज़्यादा तो इजराइल ने सिर्फ बच्चे मार दिए हैं फ़िलिस्तीन में, उससे दुगने। तो ये लड़ाई का तुरंत अंत होना चाहिए। जो दुनिया के ताकतवर मुल्क इस समय इजराइल का साथ दे रहे हैं, उनको बातचीत करा के दोनों मुल्कों के बीच में युद्ध विराम कराना चाहिए और एक ऐसा समझौता कराना चाहिए ताकि फ़िलिस्तीन नामक देश अस्तित्व में आए, जिसके लिए 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित किया था। वो देश अस्तित्व में आए और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ उसको मान्यता दे और इजराइल भी उसको अपने एक पड़ोसी के रूप में स्वीकार करे। आज की संगोष्ठी कार्यक्रम का कौन फंड से हुआ, किसी बैनर करेगा ये कई संगठनों का मिला जुला कार्यक्रम था। बनारस के कई संगठनों ने इसमें भागीदारी की है, जिसमें मेरी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया भी शामिल है। बाकी आयोजक इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। मेरा नाम फिरोज मिठीबोर वाला है, मैं बम्बई से हूँ। इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी फोरम का मैं संस्थापक और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हम लोगों ने 2010-11 में कारवा ऑर्गेनाइज किया था, जब भारत के 60 लोग, हम लोग 16 मुल्कों के, एशियाई मुल्कों के साथ हम लोग गाज़ा तक गए थे। आज जो संगोष्ठी हुई है कि एक्चुअली फ़िलिस्तीन और इजराइल का मसला क्या है, अभी गाज़ा में क्या हो रहा है, ये जो पूरा इजराइल का जो नरसंहार वो जो कर रहा है गाज़ा में, उसका हम लोग उसका विरोध कैसे करें, और भारत में और दुनिया में जो उसका विरोध के बड़े बड़े अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें भारत कैसे उसने एक बड़ा रोल प्ले करे। तो एक तो मुद्दे को समझना, उसके कॉम्प्लेक्सिटी को, क्योंकि मैं इस पर पिछले 35 साल से ज़्यादा पे इस पर अध्ययन कर रहा हूँ, तो वो सबको मुद्दे को समझकर बनारस में बात रखने के लिए इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया था।